तो दोस्तों, आपने कई बार ऐसी कहानियां देखी होंगी जहां मेन कैरेक्टर या तो हजारों साल बाद पास्ट में वापस आता है या फिर एक लूजर से पावरफुल बन जाता है। चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड हो या मॉडर्न वर्ल्ड, इन सब स्टोरीज में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना धरती की है ना पास्ट की। ये कहानी है स्पेस और यूनिवर्स की। और खास बात यह है, इस स्टोरी में MC सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि सुप्रीम है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके सारे एजम्पशन तोड़ देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार जर्नी को, जहां ना जाने कितने गैलेक्सी और डायमेंशन के राज छुपाए हुए हैं। स्पेस के अंदर कोई एक प्लैनेट को देखता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम लोग सही जगह पर आए हैं? तो उसका साथी बताता है, हाँ हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, यही हमारा टारगेट है, अर्थ। तो उसका तीसरा साथी बोलता है, यह कितना अजीब है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सही जगह पर आए हैं। जो सुनता हुआ वह लड़की बोलती है, यह पूरी जगह रेडिएशन से भरी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि हाई वैल्यू का क्रिमिनल यहाँ पर छुपा हुआ है, यह कितना अजीब है। जो सुनता हुआ उसका साथी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यह बहुत ही ज्यादा बेतुका है। जो सुनता हुआ वह लड़की अपने तीसरे मैकेनिक दोस्त से कहती है, सुंजा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? सुंजा बताता है, अगर सच में वो यहाँ पर है तो यह किसी आत्महत्या से कम नहीं होगा। यहाँ पर इतना ज्यादा रेडिएशन है कि मरने के लिए यह परफेक्ट जगह है। जिस पर कि वह लड़की बोलती है, क्या 1% चांस है यहाँ पर इंसानों के रहने की? तो सुंजा बताता है, अगर मैं सही से अनुमान लगाता हूँ तो यहाँ पर 6 घंटे से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। जिस चीज को सुनता हुआ सारे लोग खामोश हो जाते हैं। बाद में वह लड़की कहती है, ठीक है तो रोबोट, अगर हम वहाँ जाते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है हमें, तो क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, अपने जान को जोखिम में डाल के? वह बंदा जिसको कि सुन काफी ही ज्यादा डर जाता है, तो वह लड़की उसे बताती है, चिंता मत करो, चलो इसे करते हैं। वैसे भी सुंजा ने वहाँ पर ह्यूमन लाइफ की साइन को डिटेक्ट किया है, उस जगह पर जरूर कोई होना चाहिए। आगे कुछ समय बाद वे लोग अर्थ पर आ चुके होते हैं और अपने सामने एक बड़े से माउंटेन को देखते हुए बोल रहे होते हैं। पास्ट में इस जगह को माउंट टाई कहा जाता था। पुराने मार्शल आइलैंड्स के बुढ़े लोग इसे लेजेंडरी सेनेक्टरी बुलाया करते थे। माउंट टाई स्टार सिस्टम का ओरिजिन है, पर यहाँ पर देखो कितना सारा स्पेस कचरा फैला हुआ है। आखिरकार मार्शल आइलैंड्स के वह बूढ़े खरूस कहीं के वे केवल बातें करते हैं। आखिरकार वे लोग इतने पैसे लेकर यहाँ पर साफ सफाई क्यों नहीं करवाते? जो सुनता हुआ उसका साथी बोलता है, वे कमीने कुछ भी नहीं करने वाले, वे बस अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। आगे वो लड़की एक जगह पर जाकर रुकने के बाद स्पेसशिप पर बैठे हुए अपने साथी सुंजू को कहती है, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्या तुमको यकीन है कि यही वह जगह है? तो सुंजा बताता है, हाँ ठीक तुम्हारे नीचे। जो सुनता हुआ वह लड़की जमीन पर अपने हाथों को रखते हुए किसी चीज को जांच करने की कोशिश करने लगती है, तो उसके साथ वाला बंदा बोलता है, तुम क्या कर रही हो, आगे तुम्हारे करने का क्या प्लान है? जिस पर कि वह लड़की बताती है, मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी है वह अंदर अभी भी जिंदा है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है, अपने इंटरनल एनर्जी ड्राइव को एक्टिवेट कर लो। इतना बोलते हुए वह अपनी इंटरनल एनर्जी ड्राइव को एक्टिवेट कर लेती है और उस जगह को खोलते हुए बोलती है, अगर मुझे इतनी गहराई में दफनाया गया होता तो मैं कब की मर गई होती, पर खैर चलो खुल जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ उस जगह पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा होल जैसा कोई एंट्रेंस खुल गया होता है, जिसके के अंदर वे लोग देखते हुए कहते हैं, सुंजा क्या तुम्हें अंदर कोई लाइफ महसूस हो रहा है? तो स्पेस में बैठा वह बंदा बोलता है, हाँ लेकिन यह बहुत हल्का सा है। जो सुन वह लड़के उस गड्ढे में छलांग मारते हुए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो हमें अंदर जाकर ही चेक करना होगा। उसे इस तरह बिना किसी सेफ्टी के अंदर जाता हुआ देख उसका साथ कहता है, भैंस की टांग, तुम हमेशा इतनी गरमाई हुई क्यों होती हो, कभी कभार मेरे लिए भी तो इंतजार कर लिया करो। ये सब बोलता हुआ वह भी उस लड़की के पीछे बड़े से गुफा जैसे गड्ढे के अंदर आ जाता है और बातें करते हुए वे लोग जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है, जिस पर कि कुछ चाइनीज में इस तरह लिखा गया था, दुनिया मुझसे डरती है, इसीलिए ग्रेट धर्मा के हिस्टोरिक टीचिंग के साथ मुझे कैद कर दिया गया। यदि तुम मुझे बेपरवाही से जगाने की कोशिश करते हो तो मृत्यु तुम्हारा पहले नमस्कार करेगा। जो देखता हुआ वे लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, तो वह लड़की अपने साथी सुंजा से कहती है, इसे ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करो। तो सुंजा उन्हें बताता है यह 2000 साल पहले एंशियंट भाषा है। इसका मतलब अगर मोटे तौर पर तुम्हें बताऊं तो वे बताना चाहते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो इसको कभी भी मत खोलना। जोसुन उसका तीसरा साथी उस लड़की से कहता है देखा यहाँ पर खतरा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वे कमीने जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। जिस पर कि वह लड़की बोलती है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, यह एक प्राचीन भाषा है जिसका कि मतलब कोई भी ठीक से नहीं लगा सकता, इसीलिए अब डरना बंद करो और चलो। यह एक अच्छा साइन है, अगर वे हमें इसे खोलने की धमकी दे रहे हैं तो जरूर अंदर कुछ मूल्यवान छुपा होगा। इतना बोलते हुए वे लोग उस बड़े से दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर जाकर जब देखते हैं तो उनके सामने बड़े से सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था, जिसको कि देखता हुआ यह बंदा बोलता है क्या वह कोई इंसान है। जिस पर कि वह लड़की बिना कुछ बोले उसकी ओर कुछ देर देखती है और फिर वहां उस बड़े से सिंहासन की ओर चल देती है, जहां पर कि वह बड़े से दाढ़ियों में बैठा हुआ इंसान था। उसका पूरा शरीर बस बालों से ढका हुआ था और केवल उसके पैर ही दिख रहे थे। तो वह बंदा उस लड़की से पीछे से चिल्लाते हुए कहता है क्या वह अभी भी जिंदा है या फिर मर चुका है या कोई वह इंसान भी है। जो सुनता हुआ वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और बिल्कुल ही सीरियस होता हुआ उस आदमी की ओर देख रही थी और एकदम से ही पता नहीं उसे क्या फुराता है, वह अपने हाथों को आगे करते हुए उस बंदे को जैसे ही छूती है तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इस कारण से वह लड़की भी कुछ देर के लिए तो कुछ भी नहीं समझ पाती, लेकिन दूसरे ही पल हम देख पाते हैं उसकी उंगली के टच होने के बाद ही कुछ रिएक्शन होना शुरू हो गया होता है। वह लड़की जिसको कि देखता हुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही हम देख पाते हैं एनर्जी से भरी भरी दो जलती हुई आंखों को, जिसको कि देखता हुआ वह लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है उससे बचने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। हम देख पाते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा भयानक तरीके से ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी उस गड्ढे से बाहर स्पेस से भी देखा जा सकता था। साथ ही वह खाली स्पेस को चीरता हुआ अनंत दूरी तक देखा जा सकता था, जिससे कि सुंजा घबराते हुए बोलता है वहां पर हो क्या रहा है, कैप्टन जवाब दीजिए वहां पर हो क्या रहा है, आखिर आप लोगों ने वहां पर क्या किया है। कैप्टन सर यंग रॉबर्ट जवाब दीजिए, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। हम देखते हैं उन लोगों के जवाब ना देने के कारण उन लोगों की हालत बहुत खराब होती है। वे लोग बच तो गए थे लेकिन खून की उल्टियां कर रहे थे। इतने में ही कैप्टन के सामने वह बैठा हुआ इंसान आकर बोलता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की, क्या मेरे लिए यह कोई चुनौती है। आखिरकार क्या मुझे चुनौती देने वाला मार्शल आर्टिस्ट पैदा हो गया, जल्दी मुझे जवाब दो। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ वह लड़की बोलती है तुम यह किस तरह की बकबक कर रहे हो, मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रही है। इतना बोलते हुए वह रियल टाइम ट्रांसलेशन मोड को एक्टिवेट करती है। वही वह बंदा जब अपने हाथों को उठाते हुए कहता है अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनता हुआ वह कैप्टन काफी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही अपनी एनर्जी को अपेयर करते हुए कहती है भैंस की टांग, आखिरकार यह किस तरह का मॉन्स्टर है। इसी के साथ वह उस पर अपने अटैक को करते हुए कहती है अब तुम यहीं पर मरो। इसी के साथ वह उस पर कई सारे लगातार अटैक को करती है, जिससे कि वह पूरा ही कमरा पूरी तरह से आग से भर गया होता है। साथ ही उसकी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने के कारण उसकी एनर्जी ड्राइव भी ओवरलोड हो चुका होता है, पर अभी भी उसके सामने खड़ा पर्सन का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इस कारण से वह लड़की घबराते हुए कहती है प्लीज जल्दी से अपने इंटरनल एनर्जी को दोबारा रिचार्ज करो। इसके अलावा वह अपने मन में सोच रही होती है वह अभी भी ऐसे खड़ा कैसे रह सकता है। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन कहता है यह क्वानम गोल्डन समिट डिवाइन आर्ट और रेड मिस्ट डिवाइन फॉर्म थे, जो कि एमआई सेक्ट की मार्शल आर्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। शायद यह इसलिए क्योंकि यह चोरी करके सीखा गया है। तो क्या यही कारण है कि तुम लोग यहाँ पर भी इसी कारण से आए हो। इतना बोलते हुए वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और दोबारा से अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है तुम चोरों की हिम्मत कैसे हुई मेरी इंटरनल स्लीप को तोड़ने की, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसकी इतनी भयानक और खतरनाक पावर को देखते हुए वह कैप्टन बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हुए वहीं जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन दूसरे ही पल वह पूरी तरह से शौक में चली गई थी, क्योंकि हम देख पाते हैं वह बंदा अपनी एनर्जी को निकालते निकालते ही जमीन पर एकदम से ही धमाकते गिरा होता है और शायद वहीं पर बेहोश हो चुका था। जिसको कि देखता हुआ वह लड़की बोलती है भैंस की टांग ये क्या हुआ। तभी उसके पीछे से उसका साथी रोबोट आते हुए बोलता है क्या वह मर गया है। तो स्पेसशिप में बैठे
बैठा हुआ सुंजू बोलता है, नहीं वह अभी भी जिंदा है और सही सलामत सांस ले रहा है। ऐसा लगता है कि बस उसकी एनर्जी कम होने के कारण वह बेहोश हो चुका है। मेरा मतलब है कि वह बहुत ही ज्यादा भूखा है। जो सुनता हुआ ये दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं वे दोनों मिलकर उस बंदे को बांध कर स्पेसशिप में ला लिया होता है। वहीं रोबोट वह चिल्लाते हुए बोल रहा था, हमने इसे अंदर तो ला लिया है पर क्या होगा अगर यह दोबारा जाग गया और उसी तरह हम पर हमला किया तो कैप्टन बोलती है, शांत हो जाओ, यह सब बस हम पैसे के लिए कर रहे हैं। उसके दोनों साथी जो सुन कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो कैप्टन उन लोगों से पूछती है, मुझे बताओ अभी तक का सबसे वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। तो सुंजू बताता है, एंशिएंट मार्शल आर्ट। वह जितने ओरिजिन के क्लोज होगा उतना ही एक्सपेंसिव होगा। तो कैप्टन कहती है, हाँ तुमने सही कहा। सिचुएशन को देखते हुए यह जरूर कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है जो लगभग 2000 साल या फिर उससे भी पहले का है। उस समय के सबसे लोएस्ट क्लास के अपग्रेड टेक्निक भी अभी के 10,000 क्रेडिट को दिला सकते हैं और ये आदमी तो अनइमेजिनेबल ग्रैंड मास्टर है। तो जरा सोचो इसके पास जरूर एस रैंक या फिर उससे भी हायर टेक्निक होगी। जो सुनता हुआ रोबोट बोलता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो वास्तव में हमारे हाथ तो एक जैकपॉट लग गया है। लेकिन क्या होगा अगर वह पहले के जैसा जागा तो कैप्टन उसे बताती है, चिंता मत करो, यह स्पेसशिप को रिपेयर करने वाला सेलेस्टियल सिल्कवॉर्म के धागे हैं। इसे यहाँ तक कि सॉल इंसेक्ट के हेड भी नहीं तोड़ सकता। इतना बोलते बोलते वह एकदम से ही चुप हो जाती है और जैसे ही अपने पीछे देखती है तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस बंदे ने सेलेस्टियल सिल्कवॉर्म के धागे को रुई की तरह तोड़ दिया होता है और दोबारा से अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है, तुम्हारे जैसे नीच कब्रों को लूटने वाले चोरों की हिम्मत कैसे हुई मुझे अपवित्र करने की? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे इस तरह देखता हुआ रोबोट और कैप्टन दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो गए होते हैं। लेकिन फिर से वे लोग कुछ देख दोबारा से हैरान हो चुके थे। हम देखते हैं सुंजू बहुत सारे खाने को लेकर उस बंदे के सामने खड़ा था। जो देखता हुआ ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह बंदा उस खाने पर टूट पड़ा था और जानवरों की तरह उस खाने को खाना शुरू कर दिया था। उसे इस तरह देखता हुआ ये तीनों ही कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। बाद में कैप्टन पूछती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में यह आइडिया आया कहाँ से? तो सुंजू उसे बताता है, वह बहुत समय से भूखा था और भूखे जानवरों के लिए खाने से बेहतर कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं एमसी खाना खाने के बाद बोल रहा होता है, तो तुम लोग चोर नहीं हो बल्कि तुम लोग बाउंटी हंटर हो जिन्होंने गलती से मुझे जगा दिया और अब यह दुनिया मेरे समय के 2000 साल बाद की है। तो कैप्टन उसे बताता है, हाँ इंसानों ने अपनी दुनिया को तबाह करने के बाद स्पेस में रहने का फैसला किया और तब से चीजें फिलहाल के लिए शांत है। इसके लिए उन्होंने किसी भी परमाणु हथियारों सहित मार्शल आर्ट के अलावा किसी भी हथियार की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। जिस पर के उससे पूछता है, ओह तो ऐसी बात है, तो बताओ मुझे अभी के युग को क्या कहा जाता है? कैप्टन उसे बताते हैं, क्या युग? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अभी गैलेक्टिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1105 चल रहा है। जो सुनता हुआ एमसी वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है और एकदम से ही सोकर उठने के बाद इतने सारे शौक को मिलने के चलते पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है। वही कैप्टन बोल रही होती है, अब चूंकि तुम समझ रहे हो तो तुम हमारा आभारी मानो कि हम लोग तुम्हें 2000 साल बाद जगा दिया है। जिस पर कि एमसी उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बेकार की बातें करना बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए अभी मार सकता हूँ। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? जो सुनता हुआ वे तीनों ही एक साथ उसे खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, जरा इधर देखो। इस कारण से एमसी जब अपने बगल में देखता है तो अर्थ उसे पूरी तरह से बंजर दिखता है। वही कैप्टन बताती है, अब तुम्हारा कोई भी फैमिली नहीं बचा है, न ही ग्रैंडपा, न ही कोई साथी और न ही तुम्हारा कोई मास्टर जो कि वहाँ पर रहता था। जिस दुनिया को तुम पहले जानते थे वह अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो क्या अब तुम हम पर भरोसा करते हो? एमसी जिसको कि सुन दोबारा से अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है, भले ही मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे उस चीज पर भरोसा करने के लिए बोल रही हो कि मैं जिस दुनिया में रहता था वह गोल है। तो मैं इस चीज पर कैसे ही भरोसा करूंगा? जो सुनता हुआ कैप्टन अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है, यह कितना बुद्धू है, पर खैर तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। पहले तुम जाकर नहा लो और अपने बालों को काट लो। हम लोग कुछ समय के लिए साथ रहने वाले हैं तो तुम इस तरह नहीं रह सकते। एमसी जिस पर कि बोलता है, नहाना
सुना ये क्या होता है। तो कैप्टन उसे बताती है मेरा मतलब है कि जाकर स्नान कर लो। आगे कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन और बाकी के दोनों बंदे बाथरूम के सामने खड़े होकर इंतजार करते हुए बात कर रहे होते हैं। कैप्टन तुमने उसके बालों को वैसा ही क्यों नहीं छोड़ दिया? मुझे लगता है कहीं उसके बालों के नीचे से कोई डरावनी सी जानवर बाहर ना निकल जाए। इतना बोलते हुए अचानक ही उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं एमसी जैसे ही अपने बालों को काट कर नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आता है तो वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम बॉय होता है और बाहर निकलते ही उन तीनों बंदों से कहता है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? वहीं कैप्टन तो इतने हैंडसम बॉय को देख पूरी तरह से सदमे में चली गई होती है और उससे कहती है तुम हो कौन? बाद में कैप्टन एमसी के स्किन को टच करते हुए पूछ रही होती है हाइबरनेशन के समय को छोड़ दे तो आखिरकार तुम कितने साल के हो? दूसरी तरफ रोबोट बोल रहा होता है सच में वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कुछ समय बाद हम उन लोगों को स्पेस में वर्ल्ड क्रेन इन के अंदर देखते हैं जहाँ पर के एमसी अभी भी बहुत सारे खाने को ठूस रहा होता है। वहीं ये दोनों उसे देखते हुए बोल रहा होता है क्या कोई इंसान इतना खा भी सकता है? तो सुंजू कहता है वह लगभग 2000 सालों से सो रहा था। जिस पर कि रोबोट बोलता है हाँ तो क्या इसका मतलब 2000 सालों का खाना एक ही बार में खा लेगा? सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ वर्ल्ड क्रेन इन के कीपर वांग द एथ को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तो तुम एक ब्रोकर को ढूंढ रहे हो? कैप्टन बताती है हाँ बिल्कुल वह कोई अमीर और टफ होना चाहिए क्योंकि यह बेहद ही एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल है। जो सुनता हुआ वांग बोलता है ओह अच्छा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कितना वैल्यूएबल है? तो कैप्टन उससे कहती है जितना तुम सोच सकते हो उससे भी कहीं अधिक। मुझे बताओ 2000 साल पहले की मार्शल आर्ट मैन्युस्क्रिप्ट वह कितना वैल्यूएबल हो सकता है? वो सभी ओरिजिनल और सभी एस रैंक के हैं। वांग जिसको कि सुन पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। आगे कुछ समय बाद हम देखते हैं कैप्टन वहां से चला गया था। वहीं वांग के पीछे खड़ा एक पर्सन बोल रहा होता है क्या सच में वह 2000 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है? अगर हाँ तो वह सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। जो सुनता हुआ वांग बोलता है 0 क्रेडिट। जिस पर कि वह बंदा कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वांग उसे बताता है मैंने कहा 0 क्रेडिट। अगर ऐसी चीजें वास्तव में एग्जिस्ट करती है तो वह बस एक बुक से पूरे प्लानेट को खरीद सकती है। लेकिन उसने तो क्लेम किया है कि उसके पास पूरा एक गुच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके जैसा एक बंटी हंटर के पास ऐसा कुछ हो भी सकता है? वह बिल्कुल ही बकवास कर रही है। जल्दी से उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। वहीं इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि रॉबर्ट के पास आकर पूछती है आखिर सुंजा कहाँ पर है? तो रॉबर्ट उसे बताता है वह सप्लाई को खरीदने के लिए गया है। आप बताओ कि बातचीत कैसी हुई? जिस पर कि कैप्टन उसे कुछ बताते तभी उसका ध्यान एमसी की ओर जाता है जिसको कि देखता हुआ वह बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी उसने खाया हो? तो रॉबर्ट बताता है हम लकी थे कि वह वहीं पर रुक गया है। जो सुनता हुआ कैप्टन अपने सर को पकड़ लेती है और बोल ही रही होती है अगर यह पैसों के लिए नहीं होता तो उसी समय हुसैन का दरवाजा खुलता है और सभी लोगों का ध्यान उस ओर जाता है जहां हम देखते हैं कुछ लोग अंदर आते हैं जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और अपने मन में कहता है यह तो हेवनली डीमन सेक्ट है। वहीं हम इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि अपने गैजेट से उस सीन के अंदर किसी को ढूंढना शुरू कर दिया होता है। जबकि उन लोगों को देखता हुआ रॉबर्ट और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ वह वही है रेड वुल्फ स्क्वाड का लीडर सैनजैन हुए। तो रॉबर्ट बोलता है आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रही हैं? कैप्टन बताती है वे लोग जरूर यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। उनके साथ अपनी आंखों को मत मिलाना। तभी उन दोनों की बातों को सुनता हुआ एमसी बोलता है क्या तुम लोग अभी अभी डीमन सेक्ट के बारे में बात कर रहे थे? अगर हाँ तो क्या तुम लोग मुझे और कुछ उसके बारे में बता सकते हो? जो सुनता हुआ कैप्टन उससे कहती है पहले तुम मुझे यह बताओ जब तुम 2000 सालों से सो रहे थे तो तुमको हेवनली डीमन सेक्ट के बारे में कैसे पता है? क्या हेवनली डीमन सेक्ट 2000 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था? एमसी जो कि सुन बोलता है हाँ बिल्कुल वह पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हैं। अगर वास्तव में वे हेवनली डीमन सेक्ट के मेंबर हैं तब तो लोगों को दहशत में आ जाना चाहिए था। कैप्टन बताती है तुम यह किस तरह की बातें कर रहे हो? हेवनली डीमन सेक्ट की अपनी ही विचित्रताएं हैं। वे पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होने पर गर्व करते हैं। एमसी जिसको कि सुन पूरी तरह से सदमे में चला गया होता है और कहता है हेवनली डीमन सेक्ट वह ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में बदल चुका है। मेरा सपना जो हमेशा से इतना दूर और खाली महसूस होता था क्या वास्तव में वह सच हो चुका है? वहीं वांग जो उस सीन के अंदर किसी को ढूंढ रहा होता है उसका ध्यान अचानक ही एक पर्सन पर जाता है जो कि अपने चेहरे को टेबल के नीचे छुपाए रखा था। उसे इस तरह देखता हुआ वांग तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे कहता है हे
ऊपर देखो। जो सुनता हुआ वह पर्सन जब अपने चेहरे को उसके सामने करता है तो वांग के सिस्टम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आता है। उसकी इंटरनल एनर्जी 52.7 C की है और उसके पास मार्शल आर्ट 5 स्टार ब्लैक बॉर्ड आर्ट है। इसके अलावा वह लेवल 2 के रॉबरी और असॉल्ट के चार्ज में क्रिमिनल है। जो कि देखता हुआ वांग उस पर्सन से कहता है, आज तुम्हारा लकी डे है, जो कि तुम हमारे टारगेट नहीं हो, इसीलिए मार्शल अलायंस में जाओ और खुद को उनके हवाले कर दो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो वो ये सब उस बंदे से बोल ही रहा होता है। तभी उसके होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं एमसी उसके पास आकर उसके टकले पर अपने हाथ को फेरते हुए बोलता है, प्रशंसनीय, मेरा वह असंभव सा सपना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम जवानों ने उसे संभव कर दिया। यह कितना सराहनीय है। उसे इस तरह वांग के साथ करता हुआ देख इनमें बैठे सारे लोग घबरा चुके होते हैं, साथ ही पूरी तरह से शौक में चले गए होते हैं। पर एमसी को तो घंटा इन सब की खबर नहीं होती है। वह वांग के टकले को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है, पता नहीं इन जवानों ने मेरे उस असंभव सपने को साकार करने के लिए कितने दुख सहा होगा। उसे इस तरह खुद के साथ करता हुआ देख वांग बोलता है, क्या यही वह खुफिया मुद्दों वाला बच्चा है? तो रॉबर्ट उसके पास आकर घबराते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बस उसके पास लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। जो सुनता हुआ वांग एमसी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, बच्चे आज तुम्हारा भी लकी डे है। अगर मुझे तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा भी मार्शल आर्ट की एनर्जी महसूस होती तो तुम्हारा पहले ही चीथड़े उड़ चुका होता। इतना बोलते हुए उसे महसूस होता है वह बिल्कुल भी एमसी को खुद से दूर नहीं कर पा रहा है। इस कारण से वह अपनी और भी ज्यादा ताकत को लगाता है, पर सारी चीजें नाकामयाब था। वह कितनी भी ताकत लगा ले पर एमसी को वह खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ ये लोग तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। वही वांग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, भैंस की टांग, यह कमीना कहीं का। इतना सोचते हुए वह अपने इंटरनल ड्राइव को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही अपनी टेक्निक का यूज करता है, ब्लड वुल्फ डीमन आर्ट। इसी के साथ वह उसे मैक्सिमम रेट पर कर देता है और एक जोरदार चीख को मारते हुए बोलता है, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। उसे इस तरह देख बाकी के लोग और भी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और सोच भी नहीं पा रहे होते हैं कि वो कर क्या रहा है। साथ ही वांग के साथियों का भी यही हाल होता है। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो कर क्या रहा है, जिसको कि देखता हुआ वांग भी कुछ भी नहीं समझ पा। वही कैप्टन बोल रहा होता है, लगता है कि वह पागल हो चुका है। लेकिन वांग एमसी की ओर देखते हुए बोलता है, तुम हो कौन? साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, असंभव, यह कैसे हो सकता है? मेरे उस हिट के कारण वह तुरंत ही मर जाना चाहिए था। इसी के साथ वह एमसी के जब डिटेल को देखने की कोशिश करता है तो उसके बारे में सारी चीजें अनकन्फर्म मिलती है और उसका डाटाबेस भी नॉट रजिस्टर्ड बताता है, जिसको कि देखता हुआ वह अपने मन में कहता है, जीरो इंटरनल एनर्जी वाला प्योर नेचुरल बीइंग अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? तभी एमसी उससे कहता है, यह ब्लड वुल्फ डीमन आर्ट था। सही कहा ना, जो कि हेवनली डीमन बॉडी कल्टीवेशन आर्ट के लोअर लेवल का मार्शल आर्ट है, पर फिर भी यह सराहनीय है जो अभी भी इसे संभाल कर रखा गया है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी और क्यूए वह हार्मोनी में नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग मेथड में कुछ फ्लो है, लेकिन खैर तुम्हारा भाग्य जो तुम मुझसे मिले, मैं पर्सनली इसे पूरी तरह से सही कर दूंगा। लेकिन वांग उसकी बातों से बुरी तरह से इरिटेट होते हुए उस पर तुरंत ही अटैक करते हुए बोलता है, तुम पागल कमीने कहें कि अब मरो। रेड वुल्फ डीमन क्लॉ फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ वह अपना दूसरा अटैक करता है, रेड वुल्फ स्ट्राइक। साथ ही वह अपना तीसरा अटैक करता है, रेड वुल्फ एक्सप्लोजन। इसके अलावा वह और भी कई सारे अटैक करता है, रेड वुल्फ ट्रेमर वेव, रेड वुल्फ घोस्ट क्लॉ। लेकिन सारी चीजें बेकार था। एमसी बड़ी आसानी के साथ उसके सभी अटैकों को अवॉइड कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक चींटी है जो कि एक बड़े से पहाड़ के नीचे खेल रहा है। लेकिन तभी वांग जब अपना और एक अटैक को करने वाला होता है तो एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, अब बस बहुत हुआ। इतना बोलते हुए वह उसे बुरी तरह से जमीन के अंदर धंसा देता है, जिसको कि देखता हुआ इनमें बैठे बाकी लोगों के होश पूरी तरह से उड़ चुके होते हैं और वे लोग सोच नहीं पा रहे होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या। वही एमसी वांग को जमीन के अंदर धंसाने के बाद बोल रहा होता है, तुमने भले ही इन सारी टेक्निकों को सीखा है, लेकिन यह कंपेयर में एक तोते की तरह है जो कि बस बातों को दोहराना जानता है, उसे समझता कुछ भी नहीं है। असली
मार्शल आर्ट न केवल नकल करने के बारे में है बल्कि उन्हें अपनाने और उन्हें अपना बनाने के बारे में है। और अगर तुम्हें अब यह समझ में आ चुका है तो उठो और दोबारा से कोशिश करो। पर वांग की हालत एक ही हिट के साथ इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वह दोबारा उठने की हालत में नहीं होता है। इसीलिए एमसी उससे कहता है, बेवकूफ, मैंने कहा उठो, जल्दी उठो। उसे इस तरह अपने लीडर पर चिल्लाता हुआ देख वांग के बाकी के साथ ही वे लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं और तुरंत ही एमसी पर अटैक करते हुए बोलते हैं, हरामखोर कहीं के, हमारे लीडर के साथ तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। इसी के साथ वे सारे लोग एक साथ एमसी पर अटैक करते हैं। लेकिन आगे सीन चेंज होता है और हम हेवनली डीमन सेक्ट के 32 डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, जहां स्क्रीन पर वांग और उसके साथियों की हालत को 32 डिस्ट्रिक्ट के कमांडर जोंग रिचुक देख रहा होता है। तभी उसे एक बंदा बोलता है, सौभाग्य से उन्हें केवल गंभीर चोटें लगी है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो जोंग एमसी की पिक्चर को देखते हुए बोलता है, तुमने बताया था कि इस पर्सन का डाटाबेस में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या यह सही है? तो वह ब्रो जो कि 32 डिस्ट्रिक्ट के सीनियर एल्डर जो चुनरोक होता है वह बताता है, हाँ, लेकिन उसके साथियों का डाटाबेस में रजिस्ट्रेशन है। वे लोग फेमस बाउंटी हंटर हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा फैले हुए हैं। उस घटना के बाद उन्होंने वर्ल्ड क्रेन इन को छोड़ दिया, लेकिन हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। क्या हमें एक पीछा करने वाली टीम को उनके पीछे भेजना चाहिए? तो जोंग कहता है, नहीं, रहने दो, मैं इसे पर्सनली संभालूंगा। जिस पर कि सीनियर एल्डर वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और जोंग को ग्रेट करके वहां से चला जाता है। बाद में जोंग किसी को कॉल लगाता है और हम देख पाते हैं स्क्रीन पर एक बंदा आता है जो कि जोंग से बोलता है, यह तो आप हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडर जोंग रिचुक, क्या आपके पास हमारे लिए कोई रिक्वेस्ट है? जिस पर कि जोंग उसे कुछ बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि उसने क्या बोला, बस हम उसे घूरते हुए देखते हैं। बाद में वह मोटा इंसान कहता है, तो यह हमारे ग्रीनवुड ग्रुप के लिए है। आगे हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी खाने के लिए तैयार बैठा था और अपने आगे गुस्से से घूर रहा होता है, जिसको कि कैप्टन और रॉबर्ट वो दोनों भी बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। पर थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद रॉबर्ट बोलता है, कैप्टन, अगर ईमानदारी से कहूँ तो आप भी उतने ही डरे हुए हो ना जितना कि मैं। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, तुम यह किस तरह की बकवास को कर रहे हो? तो रॉबर्ट बोलता है कि आपने देखा नहीं, उसने केवल अपने थप्पड़ों से उन्हें रैंक मार्शल आर्टिस्टों को किस तरह धूल चटा दिया था। जिसको कि कैप्टन याद करते हुए बोलती है, अगर मैं भी सीरियस होकर लड़ती तो उन लोगों को हरा सकती थी। वे भले ही ए रैंक के हो सकते हैं लेकिन सबसे लोएस्ट लेवल पर। तो रॉबर्ट बोलता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन अगर मैं अपनी जान को दांव पर लगा भी देता तब भी उन लोगों को बस थोड़ा सा खरोच कर पाता, लेकिन इस आदमी ने तो उन्हें मक्खियों की तरह दूर कर दिया। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ कैप्टन एकदम से ही एमसी के पास जाती है और उससे कहती है, चलो बात करते हैं। जो सुनता हुआ एमसी पहले उसकी ओर थोड़ी देर देखता है, बाद में बोलता है, पहले खाना। तो कैप्टन कहती है, नहीं, पहले बात करते हैं, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसे इतना रूडली बात करता हुआ देख रॉबर्ट तुरंत ही उसके पास आकर कहता है, कैप्टन, मेरा सुझाव रहेगा आप थोड़े से सम्मान के साथ बात करिए। लेकिन कैप्टन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम बहरे हो? मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तभी वहाँ पर सुंजा एमसी के लिए खाने को लेकर आ जाता है, जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बोलती है, इसके बारे में सोचना भी मत जब तक कि हम उसके नाम को नहीं जान लेते। तो रॉबर्ट दोबारा उसे समझाते हुए बोलता है, कैप्टन प्लीज पहले उसे आराम से खाने को खाने दो, हमें उसे खाते समय परेशान नहीं करना चाहिए। उसी समय एमसी कहता है, ले मॉकजीन। तो कैप्टन बोलती है, तो फिर बताओ मुझे तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि तुम अपने पास्ट में क्या करते थे। जो सुनता हुआ एमसी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है तो कैप्टन भी उसकी ओर बड़े ही सीरियस लुक के साथ देखने लगती है। तो एमसी उसे बताता है, सुप्रीम हेवनली डीमन, मैं सुप्रीम हेवनली डीमन हूँ। जो सुनता हुआ कैप्टन पूरी तरह से थर्रा चुकी होती है और कहती है, हेवनली डीमन, क्या तुमने अभी अभी सुप्रीम हेवनली डीमन बोला? क्या यह आदमी पागल हो चुका है? कहीं हम लोग इन्हें खराब खाने को तो नहीं खिला दिया? इतने में ही हम देखते हैं पूरे शिप में वार्निंग को देने लगता है, जिसके चलते ये सारे लोग पूरी तरह से चौंक गए होते हैं। वही सुंजा चेक करते हुए बताता है, कोई हमें निशाना बना रहा है, वे हमारे क्लोज रेंज में है। तो कैप्टन उन्हें देखने के लिए जाते हुए बोलती है, मुझे पता था यह जरूर हेवनली डीमन सेक्ट ही होंगे। रेड वुल्फ प्लेटून को पीटने के बाद वे लोग तो
हमें अकेला इस तरह छोड़ सकते ही नहीं है। जिस पर कि सुंजा बताता है यह हेवनली डीमन सेक्ट नहीं है, वे ग्रीनवुड हैं। इसी के साथ हम ग्रीनवुड के लीडर को देखते हैं जिसको कि कोई बता रहा होता है बाउंटी हंटर हमारे टारगेट पर है। साथ ही हम इसके बारे में जान पाते हैं इस बंदे का नाम किन सुंग वॉन होता है। वहीं उसके पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है डिवीजन लीडर क्या हमें कैप्चर राउंड को फायर करना चाहिए? हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वे लोग गैलेक्सी के बाहर काम करते हैं। उनके कैप्टन का नाम ब्लेजिंग डेवल शारयोंग है। जो सुनता हुआ लीडर अपने मन में कहता है आखिर हेवनली डीमन सेक्ट इन जैसे छोटे से ग्रुप से कैसे परेशान हो सकता है। इसी के साथ वह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है जो कि उसने हेवनली डीमन सेक्ट के बंदे के साथ किया था और उसकी बातों को सुनने के बाद उससे बोला था हम बाउंटी को एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज अपनी कंडीशन को बताओ, हमें उन्हें अपने कब्जे में लेने के बाद उनके साथ क्या करना है। तो वह हेवनली सेक्ट का बंदा बोलता है उन्हें पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें अस्तित्व से मिटा देना। जो सुनता हुआ यह मोटू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या उन सभी को मार देना है। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर कि यह लीडर बोल रहा होता है यह बहुत ही ज्यादा अजीब है, जरूर कुछ अंदर चल रहा है। वे लोग हमसे बहुत ही अधिक माहिर है लोगों की जान को लेने में, पर फिर भी उन्होंने अगर यह काम हमें दिया है तो जरूर इसका कोई ना कोई कारण होगा। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने सामने इतने सारे शिप को देखते हुए बोल रही होती है यह कितने सारे हैं, वे लोग डाकू हैं तो क्या हमें वे लूटने के लिए आए हैं? तो रॉबर्ट बताता है मुझे इस पर थोड़ा सा संदेह है, आखिर उन्हें हम जैसे गरीबों को लूटने से क्या ही मिलेगा। जो सुनता हुआ कैप्टन उससे कहती है मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है लेकिन तुम्हारे बोलने के ये तरीके वह मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचा रहा है। बाद में वह खुद को जोश में लाते हुए बोलती है पर ठीक है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रीनवुड के बदमाश लुटेरे अगर वे हमारे रास्ते में आते हैं तो हम उन्हें हरा देंगे और उन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। जबकि एमसी तो बाहर इतने बड़े बड़े शिप को देख बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वह सुंजा उन लोगों को बताता है यह इतना भी आसान नहीं है, वे लोग ग्रीनवुड के 72 स्ट्रॉन्ग होल्ड के गैलेक्सी डिवीजन के पार्ट हैं और उन्होंने पूरे इंटायर डिवीजन को यहाँ पर जमा किया है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है क्या पूरा गैलेक्सी डिवीजन? इसका मतलब तो वह डिवीजन लीडर भी यहीं पर होगा। ब्लैक टाइगर वह बंदा किम सुंग बॉन, लगता है मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तो रोबोट बोलता है बिल्कुल यह इतना भी आसान नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ जाती हो तो बस 3 हमलों में ही आप मारी जाओगे। जो सुनता हुआ कैप्टन उस पर भड़कते हुए बोलती है तुम्हारी जुबान इतनी खराब क्यों है? जिस पर कि रोबोट वहाँ से जाते हुए बोलता है इसे भूल जाओ, चलो जल्दी से सरेंडर कर देते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करो। जो सुनता हुआ कैप्टन वह थोड़ी देर शांत रहती है, बाद में अपने साथियों से कहती है ठीक है अब से हर कोई मेरी बात को सुनेगा। पहले वे लोग सबसे पहले हमारी एनर्जी को काटने के लिए हमारे जहाज पर कैप्चर राउंड को फायर करेंगे और मैं इसकी अनुमति दूंगी, फिर वे हमारे जहाज पर आएंगे तो मैं इसकी भी अनुमति दूंगी। बाद में वे हमारे जहाज को जांच करेंगे और जो कुछ भी वे लोग चाहेंगे सर्वाइवल के लिए मैं उन्हें वो सब कुछ दे दूंगी। जिस पर कि रोबोट बोलता है आखिर यह समर्पण से अलग कैसे हुआ? जिस पर कि कैप्टन बोलती है बकवास को करना बंद करो और मेरी बातों को बस मानना। बाद में वह एमसी के पास जाकर बोलती है घबराना मत, जब EMP हिट करेगा तो यह जहाज थोड़ा सा शेक करेगा, लेकिन चिंता मत करो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। स्पेस लॉ के हिसाब से वे लोग वेपन का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए सभी लोग ध्यान रखना एक बार जब वे जो चाहते हैं वे ले लेंगे तो हमें छोड़ देंगे, पर अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती है और चीजें आगे बढ़ जाती है तो मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती। चलो पूरे जहाज को लॉक कर दो इम्पैक्ट के लिए। पर सुंजा उसे बताता है नहीं यह फोटोन कैनन है। जो सुनता हुआ कैप्टन पूरी तरह से थर्रा चुकी होती है और कहती है क्या शिप डिस्ट्रॉइंग फोटोन कैनन? क्या वे लोग हमें मारना चाहते हैं? कहीं वे लोग पागल तो नहीं हो चुके हैं? दूसरी तरफ डिवीजन लीडर से उसका बंदा बोल रहा होता है डिवीजन लीडर अगर हम ऐसा करते हैं तो यह स्पेस लॉ का उल्लंघन होगा, इससे हम बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं, हमें उन्हें पकड़कर चुपचाप उनका निपटाना कर देना चाहिए। तो ब्लैक टाइगर कहता है मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है, बस उन्हें धूल में उड़ा दो और मामले को जटिल बनाओ, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेवनली डीमन सेक्ट पर डाल देंगे। इधर कैप्टन घबराते हुए सुंजा से कह रही होती है क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? तो सुंजा उसे बताता है नहीं हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो कैप्टन बोलती है
हमारे सील का क्या हाल है। सुंजा बताता है वह काम नहीं कर रहा है। क्या आप भूल चुकी हो, हमने अपने खर्चे के लिए पुर्जे को बेच दिया था। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, क्या सच में हमने ऐसा किया था। दूसरी तरफ वापस हम ब्लैक टाइगर को देखते हैं, जिसको कि उसका कमांडर बता रहा होता है फोटोन कैनन पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। तो हम ब्लैक टाइगर बोलता है फायर कर दो। जो सुनते ही हम लोग देख पाते हैं फोटोन कैनन को फायर कर दिया गया होता है और उससे निकली हुई पावर वह डायरेक्टली कैप्टन को शिप को हिट करने ही वाला होता है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं वह कैनन की पावर पूरी तरह से उसके शिप के साथ हिट कर दिया गया होता है और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी शिप उसी समय तबाह हो चुकी है, जिसको कि ब्लैक टाइगर भी पूरी तरह से देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं वह शिप पूरी तरह से सही सलामत बच चुका था और बिना किसी खरोच के अपनी जगह पर खड़ा था, क्योंकि उनके बीच एक बड़ा सा डोमेन जैसा कोई एक शिप आ चुका था, जिसके के ऊपर हम किसी को देख पाते हैं। वही कैप्टन खुद को सही सलामत देख चैन की सांस लेती है और कुछ भी नहीं समझ पाई होती है कि आखिर वे लोग कैसे बच चुके हैं। दूसरी तरफ हम ब्लैक टाइगर के चेहरे को देखते हैं, जो कि घबराते हुए बोल रहा होता है 8 फुट फाइटिंग घोस्ट एलिना, ये कैसे हो सकता है। आखिर एलिना यहाँ पर कर क्या रही है। तभी उसके पीछे खड़ा कमांडर बोलता है यह एक टेराफॉर्मेशन ग्रेड शील्ड है, यदि हम फोटोन कैनन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं तो हम इसे भेज सकते हैं, क्या हम इसे रिचार्ज करें। जिस पर कि ब्लैक टाइगर एलिना की ओर देखते हुए बोलता है क्या हम सिर्फ कॉकरोच से निपटने के लिए अंतरिक्ष युद्ध को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सामने खड़ा पर्सन को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करो। वहीं इधर रोबोट बोल रहा होता है यह मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों है। 8 फुट फाइटिंग घोस्ट एलिना वह एस क्लास का बाउंटी हंटर है। वह इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि ज्यादातर सेक्ट लीडर भी उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर क्यों है। तो कैप्टन बताती है इससे भी ज्यादा पेचीदा बात यह है कि उसने हमें क्यों बचाया। अगर उसने फोटोन कैनन को रोका नहीं होता तो अभी तक हम लोग धूल में बदलकर स्पेस में बिखर चुके होते। इतने में ही हम देखते हैं एलिना के सामने ब्लैक टाइगर आते हुए बोलता है बहुत समय हो गया आपको देखे हुए सिस्टर एलिना। जिस पर कि एलिना कुछ भी नहीं बोलती है तो ब्लैक टाइगर उससे कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप मुझे भूल गई हो। सही कहा ना, मैं आपका 55वां छोटा भाई किम सुंग बॉम हूँ। क्या आपको याद है मैंने 2 साल पहले माँ के बर्थडे पर आपको बधाई दी थी। जो सुनता हुआ एलिना उससे बस 2 शब्द कहती है गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ। ब्लैक टाइगर जो कि सुन काफी ही ज्यादा हैरान होता है और एलिना से कहता है चलिए मैं फिर से आपको खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हालांकि इस बार मैं आपके भाई किम सुंग बोन के रूप में नहीं बल्कि ग्रीनवुड के 72वें स्ट्रॉन्ग होल्ड के डिवीजन लीडर के रूप में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा मैं आपके ऑर्डर को नहीं सुन सकता, बल्कि मैं आपसे ही कहूंगा कि आप ही यहाँ से निकल जाओ। जो सुनता हुआ एलिना अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया होता है। वहीं उसे दूर से देखता हुआ रोबोट बोलता है ऐसा लगता है कि वे लोग फाइट करने वाले हैं। जिस पर कि कैप्टन बोलती है ग्रीनवुड के लिए उस लेडी को संभालना आसान नहीं होगा, अकेले एलिना को ही यहाँ पर संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर अगर सिचुएशन खराब हुई तो उसकी मदर शेरनी भी पीछे से कूद जाएगी। जिस पर कि कोई बोलता है शेरनी माँ आखिर तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है। तभी हम ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो कि एलिना को इस तरह पावर को रिलीज करता हुआ देख बोलता है आप हमेशा की तरह सेम हो, बातचीत करने के लिए केवल मुट्ठी का सहारा लेना। पर खैर अगर ऐसी ही बात है तो मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, प्लीज रिलैक्स हो जाइए, मैं किसी भी फाइट को नहीं चाहता। साथ ही वह अपने मन में सोच रहा होता है भैंस की टांग मैं कभी भी उससे जीत नहीं सकता। आगे वो एलिना से बोलता है चलिए इसे शांति से हल करते हैं, लेकिन मैं इसका कारण जानना चाहूंगा। अगर वे लोग आपका टारगेट है तब तो यह बहुत ही ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि वे लोग हमारा भी टारगेट हैं। जिस पर एलिना पीछे की ओर मुड़ते हुए दोबारा उससे 2 ही शब्द बोलती है निकल जाओ। जो सुनता हुआ ब्लैक टाइगर बोलता है जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन क्यों आखिरकार वो ऐसी बेकार सी चीजों के लिए यहाँ पर क्यों आई है। जबकि इधर इन लोगों को देखते हैं जो कि अभी भी उन लोगों को बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। तभी एलिना उनसे कहती है या तो हमें वो सौंप दो या फिर सबके सब मर जाओ। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है वो किस बारे में बात कर रही है। तो रोबोट बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमें लूटने की कोशिश कर रही हो, हमारे पास तो इतनी कीमती सामान भी नहीं है। क्या कैप्टन आपने किसी चीज को चुराया है, मुझे जल्दी से बताइए।
चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज उसे वो चीज वापस कर दीजिए, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, अपनी बकवास को करना बंद करो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लेडी बाद में वो एमसी की ओर देखते हुए बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने पास्ट में उस लेडी को डेट किया हो और भागने से पहले एक बड़ा सा ब्रेकअप कर लिया हो? जिस पर कि एमसी उसे बताता है वह मेरे लिए यहाँ पर नहीं आई है। जो सुनता हुआ कैप्टन कुछ समझ पाते उससे पहले ही एमसी उसे बताता है वह शायद उस बच्ची की वजह से यहाँ पर आई है। हम देखते हैं उन लोगों के पीछे कोई भी नहीं होता, लेकिन एमसी के इशारे को देखता हुआ कैप्टन बोलती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो एमसी उसे बताता है, बच्चे जल्दी से खुद को दिखाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। उसके इतना बोलते ही थोड़ी देर शांति के बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़की गायब होकर खड़ी थी वह वापस से उन लोगों को दिखना शुरू हो गई होती है और पूरी की पूरी एक लड़की उन लोगों के सामने होती है, जिसको कि देखता हुआ ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि ये लड़की कब यहाँ पर आई थी। बाद में जब कैप्टन इसके बारे में एमसी से पूछता है तो एमसी उसे बताता है वो हमारे इनसे बाहर निकलने समय से ही हमारे पीछे पड़ी है। मैं उसकी उपस्थिति तभी से महसूस कर सकता था, पर चूंकि कोई भी सामने नहीं था इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। उसकी खुद को छुपाने की टेक्निक सच में कमाल की है। जिस पर कि सुनजा उसे बताता है यह कोई छुपने की टेक्निक नहीं है, बल्कि उसने एक अंगूठी को पहन रखी है जो कि वास्तव में बहुत ही ज्यादा महंगी चीज है। तभी उस बच्चे के पास कैप्टन जाकर बोलती है, तुम इतनी महंगी चीज को पहनने वाली छोटी बच्ची, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा इंटेंशन क्या है और तुम हमारी शिप पर चोरी छुप के क्यों आई हो? तो वह लड़की बताती है, मैं यंग वारेन हूँ। जिस पर कि कैप्टन दोबारा उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारे नाम को किसने पूछा है? मुझे बताओ क्या वे लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं? जिसको कि वह लड़की देखते हुए बोलती है, माफ करना पर जब तक मैं जिंदा रहूंगी वे लोग रुकने वाले नहीं हैं। इतने में ही रोबोट चिल्लाते हुए बोलता है, क्या अभी तुमने अपना नाम वारेन बताया? उसे इस तरह देख कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? तो रोबोट एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मैं आखिरकार इसे कैसे नहीं जान सकता, वह प्रोनोसिएन का सबसे बड़ा कलाकार है। जो सुनता हुआ कैप्टन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वही रोबोट बता रहा होता है, क्या तुम लोग सच में उसे नहीं जानते? वह गैलेक्सी के टॉप आइडलों में से एक है। वह आइडल ग्रुप की मेन गायिका है जिसने कि वह फेमस सॉन्ग गाया था जिसे मैं हर बार बजाता हूँ और तुम लोग नाचते रहते हो। जरा तुम लोग ये देखो यह कितनी सुंदर है। जहाँ से मैं हूँ वह भी वहीं से है, माउंट हुआ से। इसी के साथ वह उसके बारे में काफी कुछ बताता है, जैसे कि उसकी कमर कितनी इंच की है, वह कितनी किलो की है, उसका ब्लड टाइप क्या है और वह किस कैट की तरह दिखती है। पर तभी उन लोगों को दोबारा वार्निंग आता है जो कि उन लोगों को बताता है, यह लास्ट वार्निंग है, तुम लोगों के पास बस 10 मिनट है उसे हैंड ओवर करने के लिए, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। जो सुनता हुआ वे लोग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाते हैं, पर तुरंत ही उस वार्निंग को इग्नोर करते हुए रोबोट बोलता है, मिस हॉरियन आखिर आपका हमारे शिप पर इस तरह आने का रीजन क्या है? जिस पर कि हॉरियन कुछ भी नहीं बोलती। तो कैप्टन उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद उससे कहती है, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर वह वहाँ से दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगती है तो रोबोट उसे रोकते हुए बोलता है, लेकिन कैप्टन। तो कैप्टन उससे कहती है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, इस पर अब बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। इतना बोलकर वे लोग उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं, जिसको कि देखता हुआ रोबोट बोलता है, कैप्टन मुझे नहीं लगता है कि यह सही रहेगा, वह प्रोनोसिएन का सबसे मेन वोकलिस्ट है। जिस पर कि कैप्टन उसे बताती है, हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम पहले से ही ग्रीनवुड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और एलोन 8 फुट फाइटिंग डीमन एलिना के बारे में तो छोड़ ही दो, हम लोग अपनी जान को भी अगर दांव पर लगा देते हैं तब भी हम उसकी किस्मत को नहीं बदल सकते, बल्कि हम सब के सब मारे जाएंगे इसके बदले। इतना बोलते हुए वह शिप के मेन गेट को खोलते हुए बोलती है, मुझे दुख है उसके लिए पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ हम देखते हैं दरवाजे के खोलने का वार्निंग आता है और वह छोटी बच्ची बस अब इंतजार ही कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके कंधे पर कोई आकर अपने हाथों को रखता है जो कि कोई और नहीं एमसी होता है। उसे इस तरह देख वह छोटी बच्ची भी कुछ भी नहीं समझ पाई होती है, लेकिन एमसी उससे कहता है, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुन वह छोटी बच्ची और भी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वही एमसी को बाहर इस तरह देख कैप्टन दरवाजे को खोलने वाले
वाले सिग्नल को रोकते हुए बोलती है वह आखिरकार बाहर कैसे गया, पागल कमीना कहीं का, जल्दी दरवाजे को बंद करो। उसे इतना घबराया हुआ देख रॉबर्ट बोलता है कैप्टन प्लीज शांत हो जाइए और चलिए देखते हैं आखिरकार आगे क्या होता है। वह आदमी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, शायद वह एलिना को भी हरा सकता हो। जिस पर कि कैप्टन उस पर भड़कते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, वह जगह स्पेस है। सुनजा तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजे को बंद करो। पर सुनजा उसे बताता है अब बहुत देर हो चुकी है। जो सुनता हुआ कैप्टन जब दरवाजे की ओर देखती है तो दरवाजा पूरी तरह से ओपन हो चुका था और एमसी और वह छोटी बच्ची बाहर निकल चुका था। जो देखता हुआ कैप्टन वह पूरी तरह से शांत हो चुकी होती है और सोच नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे। वहीं एमसी और छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अब स्पेस में खड़ी थी और छोटी बच्ची हारियन वो एमसी से कहती है आपका शुक्रिया, पर वह सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। इतना बोलते हुए वह जैसे ही एमसी को देखती है तो भाई साहब उसकी हालत गुब्बारे की तरफ फटने वाली होती है क्योंकि उसने कोई भी सेफ्टी मास्क को नहीं लगाया था। उसकी हालत को देखते हुए हारियन कहती है अब मुझे यह मत बताना कि तुमने कोई भी शील्ड को नहीं पहना है। पर भाई साहब एमसी वह तो बाप बाप करके दोबारा से शिप में जाने की कोशिश करने लगा होता है, जिसको कि देखता हुआ हारियन अपने मन में कहती है क्या सच में उसने कोई भी शील्ड नहीं पहना है। वहीं एमसी उसके तो हजार कोशिश करने के बावजूद भी वह जरा सा भी अपनी जगह से जागे नहीं बढ़ पा रहा होता है, जिसको कि दूर से देखता हुआ एलिना के साथ साथ ब्लैक टाइगर के भी होश उड़ चुके होते हैं और वे लोग बिल्कुल ही खामोश हो चुके होते हैं। साथ ही सोच रहे होते हैं भैंस की टांग यह बंदा है कौन, बाहर 300 डिग्री की तापमान और दबाव इतना कि 10 सेकंड के भीतर ही तुम्हारे आंतरिक अंग वह फट जाएंगे, फिर भी वह इस तरह बाहर कैसे आ सकता है बिना किसी शील्ड के। वहीं एमसी अब जैसे ही मरने वाला होता है तभी उसके पास कैप्टन आती है और उसके चेहरे पर शील्ड को लगाते हुए बोलती है जागो जल्दी जागो, क्या तुम जिंदा हो, सांस लो सांस लो। इतने में ही एमसी बोलता है तुम कर क्या रही हो। हम देखते हैं वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसके कारण कैप्टन उसे तुरंत ही छोड़ते हुए बोलती है कमीने कहेंगे मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। जिस पर एमसी अपने चेहरे पर लगे हुए शील्ड को देखते हुए कहता है तुम बेकार में ही मेरी चिंता कर रही थी, मैं हेवन और अर्थ का सुप्रीम हूँ, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कि मेरी लाइफ के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन मुझे बताओ मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा। जो सुनता हुआ कैप्टन उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने साथ ले जाती है। वहीं रॉबर्ट उसे देखता हुआ बोल रहा होता है भगवान का शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं हुआ था। तो सुनजा उसे बताता है नहीं वह ऑलरेडी बहुत देर से आई थी, यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट मास्टर भी वह भी 1 मिनट से ज्यादा बिना शील्ड के स्पेस में नहीं रह सकता है, लेकिन उसने 6 मिनट 13 सेकंड तक स्पेस में बिताया बिना किसी शील्ड के। यहाँ तक कि इतने समय बावजूद भी उसके सभी इंटरनल ऑर्गन वह सही सलामत है, उसने इंसानी सीमा को पार कर दिया है। हम देखते हैं एमसी और बाकी के लोग एलिना के सामने पहुंच चुके होते हैं और कैप्टन एलिना को देखते हुए सोच रही होती है मैंने सुना था कि वह एक फाइटिंग मैनियाक है, सच में उसका और कोई मजाक नहीं है, खासकर जब ग्रीनवुड के किम सुंगबॉन भी यहीं पर है। आगे वह एमसी से कहती है कोई भी परेशानी को खड़ा मत करना, मैं इसे संभाल लूंगी तो हस्तक्षेप मत करना। बाद में वह एलिना से कहती है चलो यह देखकर अच्छा हुआ कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ, आप सभी कैसे हैं, क्या आप लोगों की हेल्थ वह ठीक है। मैंने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आप लोगों से पर्सनली इस तरह मिलना सच में सम्मान की बात है। मेरा नाम सारयोंग है, ब्लेजिंग डेविल। पर उसकी बातों को सुनता हुआ वे लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि डरते हुए एमसी के हाथों को पकड़ लिया होता है, जिसको कि देखता हुआ एमसी उससे कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तो चिंता मत करो। जिस पर कि हारियन बताती है लेकिन वह वोमन कोई इंसान नहीं है, वह एक घोस्ट फाइटर है। यहाँ तक कि जब से वह छोटी थी तभी से अपने ओपोनेंट की तलाश में वो पूरी दुनिया घूम रही है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो उससे मिलने के बाद जिंदा बचा हो। इसके अलावा उसने एक ऐसी स्पेसशिप को बनाई है जो केवल ट्रैवल और दुश्मनों की तलाश में रहती है। हारियन की बातों को सुनता हुआ एमसी बोलता है कितना लाजवाब बच्ची है जिसने कि अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से मार्शल आर्ट के लिए समर्पित कर दिया है, यह तो वास्तव में एक दुर्लभ टैलेंट है। जिस पर कि हारियन बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी अजीब सी हरकतों को करते हुए बोल रही होती है जो कुछ भी मामला है हम उसे सेंट्रल प्लेन के लोगों के रूप में शांति से क्यों नहीं सुलझाते हैं। आगे वो कुछ और बकबक को कर पाते, उसी समय एलिना उस पर अटैक करते हुए बोलती है मैं केवल अपने
गार्ड के साथ बात करती हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं वहाँ पर काफी खतरनाक भयानक तरीके से ब्लास्ट होता है, जबकि एलिन अभी भी अपने अटैक को करने के बावजूद भी उसी पोजीशन में खड़ी होती है, क्योंकि उसे उस जगह से कुछ अजीब सी महसूस हो रही होती है। और थोड़ी ही देर बाद वह देख पाती है कैप्टन उसके अटैक से बच चुकी होती है और सही सलामत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। साथ ही वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो चुकी हो? मैंने कहा था कि चलो बात करते हैं, फिर भी तुम अपने हथियार को इस तरह क्यों झुला रही हो? वहीं उसे इस तरह बचता हुआ देख ब्लैक टाइगर अपने मन में सोच रहा होता है, यह बुरा नहीं था। भले ही उसमें हेलेना की पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उससे बच जाना यह कोई आसान काम नहीं है। क्या यही ब्लेजिंग डेविल सारियोंग है? पर अब उसके लिए इसे डॉज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ओपोनेंट एक पागल बिच्छू है, जिसको कि जितना उकसाया जाता है वह उतना ही जहरीला बनता जाता है। इसलिए अब ब्लेजिंग डेविल सारियोंग, तुम और भी भयानक तरीके से दर्दनाक मौत मरने वाली हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में ही उसका ध्यान एमसी और हारियोन की ओर जाता है। वो लोग तो इससे और भी ज्यादा आसानी के साथ बच चुके होते हैं। इसके अलावा एमसी हारियोन से बोल रहा होता है, इस तरह की छोटी मोटी चीजों से डरना यह सिर्फ बचकानी मजाक है। जो सुनता हुआ ब्लैक टाइगर की तो आंख ही बाहर निकल गया होता है और पूरी तरह से हैरान होते हुए वह बोलता है, वह इसकी टांग वो बोल कह रहा है। आगे एमसी बोलता है, भले ही यह ग्रैंड दिखता हो पर यह किसी फटाके से कम नहीं था। तुम इस तरह की चीजों से कैसे डर सकती हो? ब्लैक टाइगर उसकी बातों को सुनता हुआ सोचता है, वह निश्चित रूप से उस अटैक के सामने आया था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी खरोच के बेदाग कैसे खड़ा है? जबकि एमसी उन लोगों पर बिना ध्यान दिए हारियोंग से बोल रहा होता है, अपने सांसों को कंट्रोल करो और डरना बंद करो। दूसरी तरफ एलिना अपने अटैक को इस तरह बेकार होता हुआ देख और भी अधिक अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और पूरी तरह से सीरियस हो चुकी होती है, जिसको कि देखता हुआ एमसी बोलता है, ओए बच्ची। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें क्या पहले नहीं बताया था इसमें शामिल नहीं होना है? लेकिन एमसी उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए एलिना से कहता है, मुझे बताओ तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? अगर तुम इस बच्ची के लिए आई हो तो पहले मुझसे बात करो। यह बच्ची मेरी सुरक्षा में है, इसलिए अगर तुम्हें इससे कोई भी काम है तो मेरे जरिए करो। वहीं उसे जब ब्लैक टाइगर अपने विंडो में चेक करता है तो एमसी को लेकर डाटा अनअवेलेबल बताता है। जो देखता हुआ ब्लैक टाइगर अपने मन में कहता है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं और ना ही कोई इंटरनल एनर्जी ड्राइव इक्विपमेंट। क्या वह कोई बाहरी है? इधर एमसी उन लोगों को कुछ भी ना बोलता हुआ देख उनसे कहता है, अगर तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। पर उसी समय हम देख पाते हैं वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस पर अटैक हो चुका होता है और पूरा स्पेस लाइट से भर चुका था। पर किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, वे लोग बस हैरान होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं एलिना के स्पीयर को एमसी ने बस अपने नंगे हाथों से रोक दिया होता है बिना किसी मेहनत के, और उससे कहता है, क्या यही तुम्हारा काम है मुझसे लड़ना? एमसी को इतनी आसानी से एलिना के अटैक को रोकता हुआ देख ब्लैक टाइगर अपने मन में कहता है, फाइटिंग घोस्ट एलिना के स्ट्राइक को इतनी आसानी से रोक दिया। भैंस की टांग, ये बंदा है कौन? इधर एमसी बोल रहा होता है, रुको, क्या यह डांसिंग सेक्ट का रेडिएंट स्वॉर्ड टेक्निक है? तुम तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए सॉलिन का ग्रेट ब्रह्मा डिवाइन आर्ट का यूज कर रही हो। सच में तुम तो कमाल की हो। इतनी छोटी उम्र में ही तुम अपने इंटरनल एनर्जी के 3 चक्रों से अधिक को पार कर चुकी हो। क्या तुमने किसी फॉर्चुनेट एनकाउंटर को एक्सपीरियंस किया था या कुछ और चीज को? लेकिन एलिना उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देती है 90%, जिसको कि देखता हुआ एमसी और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या बात है, तुम तो वोडाउन के रेडिएशन डिवाइन आर्ट में अपने इंटरनल एनर्जी को बदल दिया। इतने में ही एलिना अपनी पावर को बढ़ाते हुए 95% कर देती है। उसे इस तरह अपनी पावर को लगातार बढ़ाते हुए देख ब्लैक टाइगर अपने मन में कहता है, अविश्वसनीय, क्या एलिना हमेशा से इतनी पावरफुल थी? जबकि एमसी उसकी पावर को इस तरह बढ़ता हुआ देख वो भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब तुम हद से बाहर जा रही हो। लेकिन एलिना को हम देख पाते हैं जो कि अपनी पावर को इस हद तक बढ़ा ली होती है, तब भी उसे एक वार्निंग मिलना शुरू हो चुका होता है और हम उसके पास्ट के कुछ सीन को देखते हैं जहाँ पर कि उससे कोई बोल रहा होता है, अगर तुम इस दुनिया को छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारे पास उस हर एक फाइट को करने की परमिशन है जो कि तुम्हारे ट्रेनिंग के पार जाती है, लेकिन तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है। तुम पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पूरी दुनिया में 10 से भी कम मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो कि तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे कभी भी तुम्हें मौत के
कगार तक नहीं धकेल सकते। पर याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए एक नियम है, अगर कभी भी यह अंगूठी बजे तो तुम वहाँ से तुरंत ही भाग जाना, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसका मतलब होगा तुम्हारा ओपोनेंट वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अगर तुमने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो तुम निश्चित रूप से मारी जाओगी। पर फिर भी अभी हम देख पाते हैं प्रेजेंट में एलिना की अंगूठी वार्निंग देने के बावजूद भी वह अपनी पावर को बढ़ाना कम नहीं करती है और एमसी को देखता हुआ पूरी तरह से सीरियस होती है। साथ ही वह कुछ पुरानी बातों को दोबारा याद करती है, जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है, तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ से भागो और कहीं पर जाकर छुप जाओ। ग्रेट करो, ये तुम्हारे सिबलिंग हैं, भले ही उनके अलग अलग फादर हैं, लेकिन वे सभी मेरे ही गर्भ से पैदा हुए हैं और चूंकि तुम सब में मेरे खून हैं तो एक दूसरे के करीब रहो। इसके अलावा मैं भूल चुकी हूँ तुम्हारा नाम क्या है। ये सारी चीजों को याद करता हुआ एलिना अपनी पावर को 120% तक बढ़ा चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह यहीं पर नहीं रोकते, वह अपनी पावर को और भी अधिक बढ़ाते हुए जा रही होती है। उसे इस तरह बेकाबू होता हुआ देख एमसी कहता है, क्या ही टैलेंट है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही ट्रांसेंडेंट अवेकनिंग, क्या इतने समय बाद अब इस तरह के मार्शल आर्ट भी है, लेकिन क्या यह थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया। वहीं इधर एलिना उस पर अटैक कर दिया होता है, पर फिर भी एमसी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वह सभी अटैकों से बचता हुआ उसकी टेक्निकों को पहचानते हुए कहता है, यह तो इमाई सेक्ट का क्योटिक स्टॉर्म शॉर्ट टेक्निक है और यह टेक्निक कुनलन सेक्ट का सन और मून ट्विन व्हील्स है, जबकि ये सन पिरेसिंग स्पीयर टेक्निक और ये फॉलिंग सन ब्लेड टेक्निक डियान कैंग सेक्ट की है। वहीं ये डॉग बीटिंग स्टिक टेक्निक और ये ड्रंकिंग 8 इमोर्टल स्टेप बैगर सेक्ट की टेक्निक है। इसके अलावा ये टेक्निक 4000 रेड नीडल्स स्कॉटिक सेक्ट की है। हम देख पाते हैं एलिना के हर एक अटैक और टेक्निक के बाद उसकी पावर बढ़ते बढ़ते 170% तक बढ़ चुकी होती है, जिससे कि परेशान होता हुआ एमसी बोलता है, अब बस बहुत हो गया। इतना बोलते हुए वह बस अपने हाथों को घुमाता है और हम देख पाते हैं उसके इतने कम पावर के यूज करने मात्र से भी उस पूरी जगह पर एक भयानक ब्लास्ट हुआ होता है और उसके सामने पूरी जगह धुएं में घिर गई होती है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है। वहीं दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने ऊपर देखता हुआ पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं एलिना वह अलग ही अवतार में आ चुकी होती है। उसके कई हाथ निकल चुके होते हैं और हर एक हाथों में कई सारे वेपन आ चुके होते हैं। साथ ही उसकी पावर अब 190% तक पहुंच चुकी होती है। इसी के साथ जब वह एमसी पर अटैक करती है तो हम देख पाते हैं ऐसा लग रहा था कि उसकी रफ्तार लाइट से भी ज्यादा स्पीड हो चुकी होती है, जिसको कि देखता हुआ एमसी कहता है, तुम्हारा टैलेंट सराहनीय है, लेकिन तुमने राइटियसनेस के लाइन को क्रॉस कर दिया है। तुम्हारी अवेकनिंग वंड और डिजायर को दर्शाती है, इसके लिए तुम खुद को ही कंज्यूम करता हुआ जा रही हो। अगर तुमने अभी अपने इनर डीमन को नहीं रोका तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस बच्ची को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। लेकिन इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि एलिना के हॉट शॉट को देखता हुआ और भी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि उसकी पावर बेहद ही कमाल की होती है और ताकत वह लाजवाब थी। पर फिर भी उसका दुर्भाग्य जो उसके सामने एमसी खड़ा था, वह तुरंत ही उसके काउंटर में अपने अटैक को करते हुए बोलता है, मैंने कहा रुक जाओ। उन दोनों की टकराव इतनी भयानक होती है कि अपने सामने कोई भी कुछ भी नहीं देख पाया होता है। पूरी जगह लाइट से भर चुका था। साथ ही हम देख पाते हैं एलिना का वह वॉरशिप उसके कई हजार टुकड़े हो चुके होते हैं और एक ब्लास्ट के साथ पूरी स्पेस में उसके टुकड़े बिखर चुके होते हैं। वहीं दूर से बस ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कोई तारा फटा हो। इतने कमाल के पावर को देखता हुआ ब्लैक टाइगर के कमांडर की तो फैंटी गीली हो चुकी होती है, पर तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते जब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर ब्लैक टाइगर ट्रांसपोर्ट हुआ था, पर उसकी हालत अधमरी हो चुकी होती है, जिसको कि देखता हुआ वह कमांडर घबराते हुए कहता है, लॉर्ड क्या आप ठीक हो? तो ब्लैक टाइगर बताता है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मेरा सौभाग्य था जो मैं 0.1 सेकंड से पहले ही टेलीपोर्ट कर गया, नहीं तो मैं अभी टुकड़ों में बट गया होता। यह पावर सच में हेवन तक को हिलाने की शक्ति रखती है। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप के टुकड़े पर कैप्टन को देखते हैं जो कि एमसी पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम क्या पागल हो चुके हो? हम लोग ऑलमोस्ट मर ही चुके थे, आखिर कौन ही होगा जो समुद्र के बीच अपने जहाज में आग लगा देगा? कम से कम उसे
इतना तो पता होना चाहिए, जिस जगह पर वो खड़ा है वह उसकी मौत तक को डिसाइड कर सकता है। तुम्हें थोड़ा सा तो सब्र रखना चाहिए था। जो सुनता हुआ एमसी उससे कहता है, सब्र कोई विकल्प नहीं था। कैप्टन जो सुन उसे देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो एमसी उसे बताता है, मुझे उम्मीद से ज्यादा मजबूत शक्ति का सामना करना पड़ा। जो सुनता हुआ कैप्टन जब अपने सामने देखती है तो हम देख पाते हैं हेलिना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और वह स्पेस में फ्लोट कर रही थी, जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बोलती है, क्या वह मर चुकी है? तो एमसी उसे बताता है, नहीं वह जिंदा है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया है। हम देखते हैं हेलिना को एक लेडी ने पकड़ कर रखा होता है और एमसी को ही घूरे जा रही होती है। उस लेडी को वहाँ पर देख सारे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन। वहीं ब्लैक टाइगर बोलता है, मदर। ओह, तो यही वो 1000 बच्चों वाली लेडी है जिसके की अलग अलग फादर है और मदर एक। बढ़िया है, कमाल है, काश हम भी मिल पाते इससे एक बार। खैर एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सीरियस होता है उसका सामना करने के लिए, लेकिन सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं एलिना को एक ट्यूब के अंदर बंद किया गया होता है जो कि शायद उसकी हीलिंग के लिए होता है। वहीं उसके सामने उसकी मदर उसे खड़ा होकर देख रही थी। तभी उसके पीछे ब्लैक टाइगर आते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मदर आप आ रही हो, प्लीज मेरी लैक ऑफ लॉयल्टी और फिलिपिटी के लिए पनिश कीजिए। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, यह तुम्हारे हस्तक्षेप करने की जगह नहीं है, तो ऐसा एक्ट करो कि तुम यहाँ पर नहीं हो। बाद में वह एमसी को ग्रीट करते हुए बोलती है, मुझे वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन बुलाया जाता है। उसे इस तरह देख ब्लैक टाइगर अपने मन में सोचता है, क्या मदर रिस्पेक्ट शो कर रही है? वहीं कैप्टन अपने मन में सोचती है, क्या बात है, वह इस तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है? वहीं वह लेडी बोल रही होती है, मैं अपने बच्चे के प्यार में आकर 2 मार्शल आर्टिस्टों के बीच बैटल में रूडली इंटरफियर किया है। प्लीज अगर आप चाहे तो मैं इस गलती के लिए अपने एक हाथ को काट दूंगी। तो एमसी बोलता है, मुझे तुम्हारी हाथों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताओ कि यह तुम्हारी डॉटर है। एमसी को इस तरह बात करता हुआ देख कैप्टन उसके पास आकर बोलती है, तुम यह किस तरह से बात कर रहे हो वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन से? अपने लहजे का ध्यान रखो। इतने में ही वह लेडी जवाब देती है, हाँ सही कहा, वह मेरी ही बेटी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो आपके डुअल के बीच मैंने इंटरफियर किया है। दूसरी तरफ कैप्टन एमसी को समझा रही होती है, प्लीज पोलाइटली बात करो, यह वुमेन 5 इमोर्टलों में से एक है, वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन। उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब है, वह पलक झपकने से पहले ही तुम्हारे 2 हिस्से कर देंगे। इतना बोलते हुए उसका ध्यान अपने सामने जाता है, जिसके चलते वह पूरी तरह से हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि वह देखती है वह लेडी एमसी के सामने झुक चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद वह लेडी एमसी के साथ होती है और उससे बता रही होती है, मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया है, जिसका की कारण मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ, पर जिस जगह से वह आखिरी बार गुजरी थी वह जगह माउंट हुआ था, जहाँ पर कि उसे एक कमीशन दिया गया था। हालांकि रिवॉल्व मास्टर जिस टेक्निक का पहले इस्तेमाल किया था वह देखने से ऐसा लग रहा था कि डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आपका कोई रिलेशन है हेवनली डीमन सेक्ट से? तो एमसी उसे बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अतीत में निश्चित रूप से एक गहरा संबंध था, पर अब समय बीत चुका है। समय एक ऐसी चीज है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को भी तोड़ सकती है और जीवन से भी अधिक कीमती संबंध को भंग कर देता है। एमसी की इस तरह की बातों को सुनता हुआ वह लेडी अपने मन में कहती है, वास्तव में वह एक असाधारण पर्सन है, उसकी क्यूआई और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ मार्शल आर्ट सभी परफेक्टली रिफाइन है, यहाँ तक कि जरा सा भी ट्रेस नहीं है आर्टिफिशियलिटी की। क्या यह एक ऐसी स्टेट है जो केवल मार्शल आर्ट के पीक पर ही पहुंचकर अचीव किया जा सकता है, लेकिन वो तो लगभग केवल 20 साल का ही लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई कायाकल्प हो? ये सब सोचने के बाद वह एमसी से कहती है, क्या मैं रिवॉल्व मास्टर से कुछ रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कर सकती हूँ? मेरा मतलब कि मैं क्या आपसे कोई सीरियस? तो आगे उसके कुछ बोलने से पहले एमसी उससे कहता है, क्या तुम एक सीरियस फाइट को करना चाहती हो? जो सुनता हुआ वह लेडी पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता। हालांकि एमसी उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, तुम जो कुछ भी कहती हो वह हर एक शब्द जानलेवा इरादे से टपकता है, जैसे तलवार एक चकमक पत्थर से तेज हो रही है, तेज और तेज हो रही है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इतने तेज कान है कि तुम इस मेट्रॉन की छोटी सी छोटी फुसफुसाहट को भी सुन सकती हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी भी किसी भी चुनौती को इनकार नहीं किया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम लड़ते हैं तो हम में से एक की मौत होना निश्चित है, और जो हमें देख रहे हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, क्योंकि
कठोर चीजों में झुकने की कोई जगह नहीं होती, वे केवल टूटते हैं। जो सुनता हुआ वह लेडी बोलती है, हाँ सही कहा आपने, तो क्या आप तैयार हो? उसे इस तरह एनर्जी को बाहर निकालते हुए देख एमसी बोलता है, क्या अभी कम से कम हमारे पास लड़ने का कोई कारण तो होना चाहिए। जो सुन वह लेडी कुछ भी नहीं समझ पाती है तो एमसी उसे बताता है, चलो भविष्य में हमारे पास जरूर एक कारण होगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए दुनिया घूमना चाहता हूँ। वह लेडी जिसको कि सुन एमसी की बातों को समझ जाता है और तुरंत ही अपनी पावर को डाउन कर लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं एमसी, कैप्टन और बाकी के लोग अपने शिप को लेकर उस जगह से चले गए होते हैं। वहीं वह लेडी उन लोगों को देखते हुए बोल रही होती है, तो यह रिक्वेस्ट हेवनली डीमन सेक्ट से था जो कि साइलेंटली उन्हें मारना चाहता था। तो ब्लैक टाइगर बताता है, हाँ सही कहा आपने। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, यह किस तरह की विडंबना है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वह पर्सन निश्चित रूप से हेवनली डीमन सेक्ट के सुप्रीम मार्शल आर्ट को पोजेस करता है, लेकिन फिर भी हेवनली डीमन सेक्ट उन्हें क्यों मारना चाहता है? तो ब्लैक टाइगर उसे बताता है, हाल ही में हमें खबर मिली थी किसी अननोन एंटिटी ने हेवनली डीमन के रेड वुल्फ पल्टन को एनिहिलेट कर दिया था। क्या वे संबंधित हो सकते हैं? जो सुन वह लेडी बोलती है, अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति चाहे जो भी हो तुम्हारी कल्पना इसे कम नहीं कर पाएगी। बस पूरी तरह से उनके मूवमेंट को ट्रैक करो और रिपोर्ट करो, कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो। तो ब्लैक टाइगर कहता है, हम ग्रीनवुड के ट्रैकिंग को लेकर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और इस चीज को लेकर हमें गर्व है। साथ ही मैं ग्रीनवुड को कमांड करता हूँ। जो सुनता हुआ वह लेडी जब उसकी तरफ एक नजर देखती है तो वह बंदा तुरंत ही शांत हो जाता है, जिसको कि देख वह लेडी वहां से जाती हुई उससे कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन उन्हें बिना इंटरफियर किए ट्रैक करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को चोट पहुँचे। जो सुनता हुआ ब्लैक टाइगर खुश हो ही रहा होता है, तभी वह लेडी बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भाई ये लेडी है क्या यार, आखिर इतने बच्चे कौन पैदा करता है अलग अलग मर्दों के साथ जिसका कि नाम भी पता ना हो? भले ही तुम हजारों साल तक जिंदा रहो तब भी कम से कम तुम्हें अपनी बच्चे के नाम तो याद ही होंगे। सच में यह लेडी कमाल नहीं लाजवाब है, जो कि खुद के साथ साथ पूरी दुनिया को खुश रखती है। मौका मिला तो जरूर हम इनसे मिलना चाहेंगे। भैंस की टांग, खैर ज्यादा बात हम इस पर नहीं करते, वैसे लेडी है तो खूबसूरत। अरे चलो आगे देखते हैं। उस जगह से निकलने के बाद कैप्टन एमसी से बोल रही होती है, मैंने तुमसे बोली थी इस मामले में हस्तक्षेप ना करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने इसमें इंटरफियर क्यों किया? पहले ग्रीनवुड, फिर 8 फुट फाइटिंग घोस्ट एलिना, बाद में वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन। क्या तुम दुनिया को पलटना चाहते हो? इसी तरह वह एमसी पर बहुत ही ज्यादा भड़कती है। कुछ देर बाद हारियन बोल रही होती है, मुझे इसके लिए दुख है, पर मैं सच में ऐसा नहीं जानती थी कि ये सारी चीजें इस तरह बदल जाएगी। जब मैं अपने टूर को खत्म करने के बाद अपने घर माउंट हुआर्ड लौटी तो वहाँ पर सारी चीजें बदल चुकी थी। भले ही ये सारे लोग सेम थे, लेकिन हर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई और यहाँ पर आ गई। जो सुन कैप्टन बोलती है, तुम जो बोल रही हो मुझे इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है। सुनजा, क्या तुम इसकी बातों को समझ पा रही हो? तो सुनजा कहता है, मैं भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं हारियन जब अपनी सारी बातों को उन्हें लोगों को बता देती है तो रॉबर्ट उसके सामने अपने हाथों को पटकते हुए बोलता है, रुको, अभी अभी तुमने क्या बोला था? माउंट हुआ, वह तो मेरा भी घर है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ वहाँ पर क्या हुआ है? उसके इतने जोरदार हाथों को मारने के कारण एमसी के खाए हुए छोटे छोटे खाने के टुकड़े वह उड़ता हुआ हारियन के गले में जाकर फंस जाता है, जिसके चलते वह तुरंत ही चौंक करना शुरू कर दिया होता है। उसे इस तरह देखता हुआ सुनजा बोलता है, इंसान सच में असामान्य होते हैं। आगे हम स्वॉर्ड मैटरॉन और घोस्ट एलिना को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुकी होती है। वहीं उसकी मदर उसे बिल्कुल ही सीरियस होकर देख रही थी। बाद में थोड़ी देर देखने के बाद वह उससे पूछती है, बताओ माउंट हुआ पर क्या हुआ था? जो सुनता हुआ एलिना पता नहीं उसे क्या बताती है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि सीन चेंज होता है और हम वापस वाइल्ड क्रेन हिन को देखते हैं, जहाँ पर कि पहले वाला वही मोटा इंसान एलिना और एमसी की फाइट को अपने स्क्रीन पर देख रहा होता है, जहाँ पर कि उसके सामने कैप्टन भी बैठी हुई थी। पर वह बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उसने पहले जो बात की थी 2000 साल पहले के मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, वह तो बिल्कुल ही सच है और यह हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड आप लोगों के डिमांड पर ही आएगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं, लेकिन अगर आप लोग 500 कमेंट के टारगेट को पूरा कर देते हो तो मैं इसके एपिसोड को
नेक्स्ट डे जरूर ला दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि टारगेट 500 का सारे लोग मिलकर पूरा करते हैं या फिर एक पर्सन ही पूरा करता है। बस 500 कमेंट का टारगेट आप लोग पूरा कर दो, अगले दिन सेम टाइम पर इसके अगले एपिसोड आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हो। बड़े ही कमाल की स्टोरी है, आप लोग बोर नहीं होंगे, मजा जरूर आप लोग को आएगा। प्लीज एक बार चेक करो।